तो बेटा लास्ट क्लास में हम लोग जो स्टडी कर रहे थे उसमें हम लोगों ने लास्ट टाइम तक जो पढ़ लिया था वहां हम लोग मेटेलिक हाइड्राइड्स को डिस्कस कर रहे थे। तो मेटेलिक हाइड्राइड्स जो थे क्या होते थे, मेटल के हाइड्राइड्स बेसिकली डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के जो हाइड्राइड बनते हैं उनको मेटेलिक हाइड्राइड्स कहा जाता है। इनका एक फेमस नाम है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड्स और उसका एक रीजन है। हाइड्रोजन जो है वो जब भी किसी दूसरे एक एलिमेंट के साथ कंबाइन करके एक सब्सटेंस बनाता है तो उस जिस भी एलिमेंट के साथ ये जुड़ा होता है उस एलिमेंट का वो कंपाउंड जो बनता है उसको हाइड्राइड कहा जाता है। डी और एफ ब्लॉक के जब एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ कनेक्टिविटी बनाते हैं तो ये कुछ ऐसा फॉर्म बनाते हैं जिसमें जो स्टोइकियोमेट्री है वो एक डिसबैलेंस हो जाती है और फ्रैक्शनल फॉर्म में स्टोइकियोमेट्री देखने को मिलती है। जैसे हमारे पास जिरकोनियम की बात की जाए या टाइटेनियम की बात की जाए तो ये हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट तो होते हैं बट इनका जो रेशियो होता है वो एक इंटीजर फॉर्म में नहीं होता है। ये हमको जो देखने को मिलता है ये अमाउंट ऑफ एक्स यानी कि 1:x में ये हमें देखने को मिलते हैं। और जो x जो है वो एक कंप्लीट ना नंबर होकर के ये एक पॉइंट में यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म में हमको देखने को मिलता है 1.3 से लेके 1.75 के अप्रोक्सीमेटली। और ये जो है हमको अराउंड 1.8 से लेकर के 2 के बीच में इसका वैल्यू देखने को मिलता है। तो ये इस रेंज में लाई करता है। तो बेसिकली इनको कहा जाता है कि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक या इंटरस्टिशियल टाइप के जो हैं ये हाइड्राइड कहलाएंगे। और ये हाइड्राइड का एक एक्सेप्शनल केस मैंने कहा था कि क्रोमियम जो बनाता है हाइड्रोजन के साथ एक कंपाउंड तो ये CrH यहाँ एक कंप्लीट फॉर्म में मिलता है। और डी और एफ ब्लॉक के अंदर ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, क्रोमियम 24 एटॉमिक नंबर 6th ग्रुप का है ये। तो ये डी ब्लॉक का होते हुए भी हाइड्रोजन के साथ ये एक कंप्लीटली स्टोइकियोमेट्री रख रहा था। स्टोइकियोमेट्री जो थी इसकी डिसबैलेंस नहीं है यानी फ्रैक्शनल फॉर्म में स्टोइकियोमेट्री देखने को नहीं मिलती है। प्रद्युमन माइक ऑफ कर लो बच्चे। तो इसी को अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं और मैंने शायद आपको कोवैलेंट हाइड्राइड्स और आयनिक हाइड्राइड्स के बारे में ऑलरेडी बता दिया था। तो अब हम लोग यहाँ पर जो स्टडी करेंगे हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं वाटर के बारे में। वाटर को पढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा काम दे रहा हूं, ये सभी लोगों को करना है कि जो भी हाइड्राइड्स हैं जितने मतलब चाहे वो कोवैलेंट हो चाहे वो मेटालिक हो और चाहे वो हमारे पास आयनिक हो, किसी भी तरह का हाइड्राइड हो, तो तीनों ही जो हाइड्राइड हैं इनके क्या यूजेस हैं ये आपको पता करना है। एटलीस्ट 4 से 5 पॉइंट आपको ढूंढ के लाना है जो कि मैं कल आपसे पूछूंगा कल के क्लास में। क्या क्वेश्चन मैंने दिया है सुन लो, ये क्वेश्चन आप अपने रफ नोटबुक में लिख लो। क्वेश्चन इज के व्हाट आर द यूजेस ऑफ हाइड्राइड, अराउंड 4 to 5 पॉइंट आपको लिखना है और मेनली ये कहाँ पर यूज होता है। अब हम लोग यहाँ जो नेक्स्ट टॉपिक इनिशिएट कर रहे हैं हाइड्रोजन चैप्टर से, दैट इज वाटर। वाटर के बारे में हमें कुछ बेसिक बातें पता होना चाहिए। वाटर का फॉर्मूला तो हम शुरू से ही पढ़ते रहते हैं, H2O हम लोग करते रहते हैं। तो वाटर का जो मेन सोर्स हमारे पास है तो हमारे पास ओशंस में या हमारे पास लेक्स में या हमारे पास ग्लेशियर में, ग्राउंड वाटर, कई जगह वाटर पाया जाता है। और वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो अराउंड 2:1 होता है। वाटर में जो ये जो वाटर है H2O, इसमें अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं इसके तो यहाँ ऑक्सीजन जो है वो 2 लोन पेयर कंटेन करता है और हाइड्रोजन जो है 2 हाइड्रोजन यहाँ पर सिंगल बॉन्ड यानी कि सिग्मा बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं। इसमें अगर स्टेरिक नंबर की बात की जाए तो स्टेरिक नंबर जो है वो 2+2 यानी कि 4 ये इसका स्टेरिक नंबर आएगा। इट मींस ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। बट क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर अवेलेबल होते हैं तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर यहाँ पर sp3 का जो बॉन्ड एंगल होता है जो कि 109 डिग्री 28 मिनट ये बॉन्ड एंगल होता है। और ये 28 मिनट ये बॉन्ड एंगल
इनमें नहीं पाया जाता है। ये इसका एक मेन रीजन ये है बिकॉज यहाँ पर लोन पेयर है, और लोन पेयर जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड एंगल हम लोग सोचते हैं, हमारा एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल जो होता है वो ये होता है कि अराउंड 109 डिग्री 28 मिनट ये बॉन्ड एंगल होना चाहिए। यहाँ पर मैं एक लोन पेयर को मैं ऐसे दिखा दे रहा, दूसरे लोन पेयर को ये दिखा दे रहा, बट ये रिपल्शन इतना ज्यादा बढ़ जाता है लोन पेयर का, जिस वजह से इन रियलिटी ये बॉन्ड एंगल ना मिल करके हमको जो बॉन्ड एंगल मिलता है अराउंड 5 डिग्री जो है वो डिक्रीज हो जाता है। कई जगह ये बात कही जाती है कि अगर किसी सिस्टम में लोन पेयर अवेलेबल है तो वो अराउंड 2.5 डिग्री एंगल डिक्रीज करेगा, अराउंड 2.5, नॉट एग्जैक्ट दिस वैल्यू 2.5, मैंने अप्रोक्सीमेटली कहा है कि अप्रोक्सीमेटली 2.5 वैल्यू ये डिक्रीज करेगा। इशिता, सभी की अटेंडेंस जरूर काउंट कर लेना बेटा। yes, तो ये अराउंड 2.5 डिग्री डिक्रीज करेगा बच्चा। तो यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होगा ये, क्योंकि दो दो यहाँ पर लोन पेयर अवेलेबल हैं, दैट इज वाई इसका जो बॉन्ड एंगल अप्रोक्सीमेटली होता है वो 105 डिग्री 28 मिनट होता है। और स्कूल लेवल पर कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पर लगभग 5, सॉरी मैंने ये 105 की जगह 104, ठीक है, 2.5 से, तो 104 डिग्री 28 मिनट के आसपास इसका बॉन्ड एंगल कहा जाता है। और कई जगह इसका बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री के आसपास भी कहा जाता है। तो बॉन्ड एंगल बेसिकली यहाँ पर जो है ये डिक्रीज हो रहा है। जैसे अमोनिया NH3 है, एक लोन पेयर कंटेन करता है, हाइब्रिडाइजेशन 109 डिग्री, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है 109 डिग्री 28 मिनट एंगल ना होकर के 107 के आसपास होता है। और उसका रीजन यही है कि वहां पर लोन पेयर अवेलेबल है, जो लोन पेयर जो है वो रिपल्शन फील कराता है एटम्स को, जिस वजह से बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है। और कहा ये भी गया है कई जगह के एक लोन पेयर जो है वो अराउंड 2.5 डिग्री के आसपास इतना वैल्यू डिक्रीज कर सकता है बॉन्ड एंगल्स का। अब क्योंकि ये हमारे पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन में ऐसे एलिमेंट्स कनेक्टेड हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है बेटा, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है। अगर मैं आपसे पूछूं कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो आप कहोगे ऑक्सीजन की, बिकॉज अलोंग पीरियड जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू अगर किसी बच्चे को याद है तो मैंने लिखवाया था कि 3.5 ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, वाइल हाइड्रोजन की 2.1 के आसपास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर डिफर कर रही है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है, दैट इज वाई वाटर जो है वो पोलर नेचर का मॉलिक्यूल हो जाता है, इसका पोलर नेचर इसके अंदर पाया जाता है। और पोलर नेचर से मतलब ये है कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है बेटा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये जो है, ऑक्सीजन क्या करता है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, इसकी वजह से इस पर पार्शियली दो पार्शियल नेगेटिव चार्ज मिलते हैं और यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और यहाँ अगर मैं डायपोल मूवमेंट की बात करूं, ये डायपोल मूवमेंट कुछ ना कुछ क्रिएट होगा, ये डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन इधर, तो नेट डायपोल मूवमेंट जो है वो जीरो तो नहीं होगा, यानी कि ये जो मॉलिक्यूल है वाटर जो है वो पोलर नेचर का है। तो ये कुछ बेसिक बातें हो गई रिगार्डिंग वाटर। इसके अलावा मैं वाटर की कुछ और बेसिक प्रॉपर्टीज आपको बता देता हूं। फर्स्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, मैं नेक्स्ट पेज पे आपको समझाता हूं रिगार्डिंग वाटर कि वाटर जो है इस पर आइस फ्लोट क्यों करती है, व्हाई आइस फ्लोट ऑन वाटर, समझो। तो यहां मैं इस पॉइंट को डिस्कस कर रहा हूं, दैट इज आइस फ्लोट्स ऑन ओवर वाटर। आइस जो है वाटर पर क्यों फ्लोट करती है उसका एक मेजर रीजन समझो। वाटर जो है यहां पर अगर मैं एक कंटेनर लूं और उसके अंदर वाटर भर दूं, तो ये जो वाटर इसके अंदर मैंने भरा, ये वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा होगी, बहुत लार्ज क्वांटिटी में यहाँ पर वाटर अवेलेबल होगा। तो क्या होगा कि जब H2O, H2O, H2O एंड H2O यानी बहुत सारे H2O एक जगह आकर के कलेक्ट हो जाएंगे, जैसे यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन और कोई कहीं पर पड़ा हुआ है ऑक्सीजन हाइड्रोजन
ऑक्सीजन हाइड्रोजन इस तरह से ये पूरा H2O जो पड़े हुए हैं, तो ऑक्सीजन पर हमें पता है कि ये भाई साहब जो है पार्शियल नेगेटिव नेगेटिव, और ये जो है पार्शियल पॉजिटिव, ये जो है पार्शियली पॉजिटिव हो रखे हैं। इसी तरह से पूरे सिस्टम में ये पार्शियली नेगेटिव नेगेटिव, ये पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली पॉजिटिव। तो ये जो पार्शियली नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है, तो ये ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्डिंग बनाने लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये बॉन्डिंग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये कौन सी बॉन्डिंग है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं। जब हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होते हैं तो यहाँ पर जो वाटर का एक स्ट्रक्चर बनता है वो काफी लार्ज स्केल पर वाटर का स्ट्रक्चर बनता है। कुछ बच्चों की क्लास कनेक्ट नहीं हो पा रही, आई डोंट नो व्हाई। एक सेकेंड सर। हाँ बेटा, ये सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या बॉन्ड होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर कोई प्रॉपर बॉन्ड होगा, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन था हाइड्रोजन पे, वो तो उसने ले लिया, मतलब एक ऑक्सीजन ने। हाँ, तो इसको वीक वीक बॉन्ड, मतलब जो वीकर फोर्सेस पढ़ते हैं वहां हम लोग एक टॉपिक, तो वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ाई जाती है। एक सेकेंड, हम ग्रुप पर एक मैसेज डाल दे कि ज्वाइन, ट्राई अगेन एवरीवन। हाँ देवांश, तुम क्या बोल रहे थे बेटा? सर मैं ये बोल रहा था कि हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन था, वो ऑक्सीजन ने ले लिया पहले से। अभी आपने बोला हाँ, ये एक और बॉन्ड शेयरिंग बने। हुआ बेटा, बेटा शेयरिंग हुआ यहाँ पर। हाँ, तो वो मतलब शेयरिंग अट्रैक्शन, हुआ। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ना? हाँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर है बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, जिसको हम लोगों ने कहा है जब भी हाइड्रोजन के साथ एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कनेक्ट होता है, लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जब ये हाइड्रोजन के साथ किसी पार्शियल बॉन्डिंग के थ्रू कनेक्ट होते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना है। हाइड्रोजन बॉन्ड दो सिचुएशंस में बन सकता है। हाइड्रोजन बॉन्ड पहला जो सिचुएशन होता है कि एक ही मॉलिक्यूल जो पड़े हुए थे, उन्हीं मॉलिक्यूल्स ने आपस में बॉन्डिंग बनाई, तो वहां हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर, इंटर INTER। और अगर कोई एक सब्सटेंस जहां पर हाइड्रोजन पड़ा हुआ था और कोई दूसरा सब्सटेंस जिसके पास कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट था, और दोनों आपस में इंटरेक्ट किए इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, देन क्या हुआ कि जब ये दोनों आपस में कनेक्ट हुए उस सिचुएशन में हम लोग कहेंगे कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो इंट्रामॉलिक्यूलर कहलाएगा। तो एक इंटरमॉलिक्यूलर कहलाता है, दूसरा इंट्रामॉलिक्यूलर कहलाता है। यहाँ जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना है इट इज इंटरमॉलिक्यूलर, बिकॉज यहाँ जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे वो एक ही सब्सटेंस को, जो आपने पानी को जब आपने डाला तो पानी के जो H2O थे, वहां ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बना लिया, और ये एक पूरा एक जियांट स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसमें क्या होता है, जैसे मैं अगर इसका एक दूसरा फॉर्म बनाने की कोशिश करूं तो दे विल फॉर्म लाइक दिस, कि ऑक्सीजन था, यहां सपोज हाइड्रोजन था, तो ये ऑक्सीजन क्या कर रहा होगा, ये ऑक्सीजन अपने H को तो कनेक्ट किए हुए है और साथ में ये दूसरे अपने हाइड्रोजन को तो कनेक्ट किए हुए है, बट ये किसी दूसरे हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्डिंग बना रहा होगा, ये दूसरे हाइड्रोजन के साथ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखा रहा होगा जो कि किसी दूसरे के साथ कनेक्टेड था। ये जैसे ये हाइड्रोजन कुछ ऐसे, तो ये नेक्स्ट वाले के साथ ऐसे कनेक्टेड होगा, ये ऐसे कनेक्टेड होगा, यहाँ ये ऑक्सीजन, सॉरी यहाँ ये हाइड्रोजन होगा और ये हाइड्रोजन किसी दूसरे ऑक्सीजन का रहा होगा। ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है वाटर। तो यहां पर ये आगे भी सिचुएशन ऐसी कंटिन्यू हो रही होगी कि ये हाइड्रोजन जो है ये किसी के साथ पार्शियली बॉन्डिंग कर रहा होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसको हम लोग कह रहे हैं कि ये पार्शियली हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा होगा, और ये सिचुएशन आगे बढ़ रही होगी, ये ऐसे रहा होगा, ये हमारे पास ये किसी और H से जुड़ा होगा, और यहाँ पर कोई और O पड़ा होगा जो इसके साथ कनेक्ट रहा होगा, जो इसके साथ एक H कनेक्ट रहा होगा, ये नीचे किसी दूसरे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड दिखा रहा होगा जो कि किसी दूसरे ऑक्सीजन से कनेक्ट होगा, यहाँ ये बॉन्डिंग कर रहा होगा, यहाँ पर ये
H रहा होगा, तो इस तरह से एक पूरा स्ट्रक्चर बनता चला जाता। अगर मैं नेक्स्ट आगे बढ़ाता जाऊं इसको और मैं इसको ऐसे आगे कंटिन्यू करता जाऊं, तो ये एक जो स्ट्रक्चर बनेगा वाटर मॉलिक्यूल्स का, जहां पर जो है एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रखी है इंटरमॉलिक्यूलर टाइप की, यानी कि उसके ही ऑक्सीजन जो है जिन पर पार्शियली नेगेटिव चार्जेस था और जिन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्जेस था, तो वो आपस में कनेक्टेड थे। और ये कुछ इस तरह की सिचुएशन बना लेते हैं जहां पर बहुत छोटे छोटे से स्पेस रह जाते हैं, इनको अपन बोलते हैं वैकेंट गैप जो है यहाँ पड़े रहते हैं। तो इस स्पेस के ऊपर यहाँ क्योंकि एक वैकेंट गैप है, तो इस पर जब कोई एक सॉलिड चीज आती है तो वो यहाँ पर ये कंप्लीटली कुछ इस तरह से, क्योंकि ये तो मैंने बहुत जूम इन करके आपको दिखा दिया, बट अगर मैं आपसे कहूं कि जब इस पे कोई बर्फ का टुकड़ा जब हम लोग रखेंगे तो वो काफी बड़े साइज का बर्फ का टुकड़ा होगा कंपैरेटिवली टू दिस स्ट्रक्चर। और वो बर्फ का टुकड़े को मैं छोटे से उसमें यहाँ ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये रहा कोई बर्फ का छोटा सा एक टुकड़ा जो कि पूरे इस इन गैप्स पर बैठा हुआ होगा। तो क्योंकि हमें समझ में आ रहा है जो वाटर जो है, वाटर क्या कर रहा होता है, वाटर एक नीचे अपने साथ एक पूरा एक नेटवर्क बनाता चल रहा है, नीचे एक और लेयर की नेटवर्क होगा और इस तरह से बहुत सारे नेटवर्क पड़े हुए होंगे। कभी कभी आपने अगर ध्यान दिया हो कि जहां पर बर्फ जमने वाला प्लेस होता है और वहां पर पानी भी अवेलेबल है, तो उस पानी के ऊपर बर्फ जो है वो फ्लोट कर रही होती है। तो वो फ्लोट कैसे कर रही है, उसका एक रीजन है कि जो वाटर है वो एक ऐसा नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है जिसके बीच में कुछ ना कुछ गैप है और उस गैप के ऊपर आकर के एयर फिलअप हो रखी है वो फर्स्ट वाली लेयर पे ऊपर, क्योंकि यहाँ को जगह है तो एयर आकर के बैठेगी और जब वाटर उस जब उस पे के ऊपर आइस आएगा तो जो एयर होगी वो एयर क्या करेगी, एयर का मॉलिक्यूलर मास जो है वो 32 चलता है O2 के हिसाब से, और उसमें बाकी चीजें होती है मेजरली अगर मैं यहाँ पर देखूं तो O2 N2 वगैरह होते हैं। तो O2 N2 का मॉलिक्यूलर मास जो है H2O से तो ज्यादा ही निकल जाता है। दैट इज वाई जो आइस होता है वो वाटर के ऊपर फ्लोट कर रहा होता है, क्योंकि इन वैकेंट स्पेस पर जो है कुछ ना कुछ एयर का अमाउंट आ चुका होता है। समझ आ गया क्या सभी को कि क्यों फ्लो करता है आइस ऑन वाटर? रीजन समझ में आ गया क्या? यस एक बार वैकेंट स्पेस का बता दीजिए एक बार। वैकेंट गैप का मींस बेटा क्या हुआ कि ये जो मैं स्ट्रक्चर मैंने आपसे क्या कहा कि जब वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत सारे होते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स में एक ऑक्सीजन को अगर हम लोग पर्टिकुलरली एक वाटर मॉलिक्यूल को ध्यान से देखें तो उस ऑक्सीजन पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, और ये ऑक्सीजन जो है वो सामने वाले हाइड्रोजन के साथ कनेक्टिविटी दिखा रहा है, ये मतलब दूसरे के हाइड्रोजन के साथ कनेक्टिविटी दिखा रहा है, बट ये पूरी तरह कनेक्टिविटी नहीं दिखा रहा, ये केवल एक बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहा है, नॉट एग्जैक्ट बॉन्ड, जिसको हम लोगों ने हाइड्रोजन बॉन्ड नाम दे रखा है। क्योंकि अगर कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ये काम करने लगता है कि हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट हो रहा होता है तो हम लोग उसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, जो कि दो टाइप के हो सकते थे, इंटरमॉलिक्युलर और इंट्रामॉलिक्युलर। यहाँ इंटरमॉलिक्युलर की सिचुएशन है। तो ये जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो मैंने कहा कि ये एक ऐसा नेटवर्क टाइप का स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिस नेटवर्क के बीच में, ये जो नेटवर्क मैंने दिखाया ये आगे भी फॉलो कर रहा होगा। जैसे ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन को भी फीलिंग आ रही होगी कि इट इज कनेक्टेड विद अनदर ऑक्सीजन हैविंग हाइड्रोजन, और ये आगे भी आगे फील कर रहा होगा। जैसे ये हमारे पास हाइड्रोजन है तो इस हाइड्रोजन के पास जैसे ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन हो गया, ये फील कर रहा होगा कि यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है। ये भी फील कर रहा होगा कि ये किसी और ऑक्सीजन को के साथ जुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन, ये आगे भी बढ़ रहे होंगे। तो इस तरह से जो नेटवर्क बन रहा है और ये इसके साथ जुड़ रहा होगा, ये इसके साथ जुड़ रहा होगा ऐसे, तो एक देखो आप एक पूरा नेटवर्क बन गया। जब ये पूरा नेटवर्क वाटर का बन जाता है तो बीच बीच में कुछ वैकेंट स्पेस बच जाता है। वो वैकेंट स्पेस जो फर्स्ट लेयर पे होता है वहां एयर आकर के कलेक्ट होती है और उस एयर पर जो है जब हम बर्फ को रखते हैं या बर्फ वहां पे जम जाता है तो आइस जो है उसका मॉलिक्यूलर मास कम होने की वजह से, एयर का ज्यादा होने की वजह से वो है फ्लोट करता रहता है। आगे समझ में? यस सर। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैंने जितनी कहानी यहाँ पर बोली है आप यहाँ इसी का रिकॉर्डिंग सुन करके आप यहाँ पर ये बात जरूर मेंशन कर लेना कि
वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर जो है एक नेटवर्क टाइप स्ट्रक्चर बना लेता है। नेटवर्क में बीच बीच में कुछ स्पेस रह जाता है और स्पेस पर एयर वगैरह फिलअप हो जाती है, जिस पर जब आइस आता है तो वो फ्लोट करता है। ये बात। एक छोटा सा पॉइंट और बोलूंगा, आप इसका पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लेना, ध्यान से सुनो। पॉइंट इज कि वाटर का जो मैक्सिमम डेंसिटी देखने को मिलता है, वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी, वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी, आप इसको एक्सपेरिमेंटली चेक कर सकते हो। वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस। चाहो तो इसको केल्विन में आप कन्वर्ट कर सकते हो 273.1.5 ऐड करके, या एग्जैक्टली आप 273 भी ऐड कर दोगे तो भी 277 आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर इसकी कुछ हम लोग वाटर की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज की बात करें तो आपको पता होगा कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास वाटर का, वाटर को पहले तो सॉलिड स्टेट में ले जाने के लिए हमको अराउंड टेम्परेचर माइनस में 0 डिग्री सेल्सियस करना पड़ता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर ये हमारे पास सॉलिड फ्रीजिंग पॉइंट इसका होता है वाटर का, और बॉइलिंग पॉइंट भी आपको 100 डिग्री सेल्सियस याद रखना पड़ेगा। कुछ बेसिक बातें हैं ये जो कि आपको याद रखना पड़ेगी। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, मैं आपको पहले भी कई बार बोल चुका हूं कि डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो जब उसके अंदर कोई सब्सटेंस डाला जाता है किसी सब्सटेंस में, तो वो जो सब्सटेंस डाला गया है, जिस सब्सटेंस के अंदर, आप जैसे कंफ्यूज ना हो जाना कि एक सब्सटेंस 1 इधर पड़ा हुआ है और सब्सटेंस नंबर 2 आप इधर डाल रहे हो, तो सब्सटेंस नंबर 1 ये करने लगेगा कि सब्सटेंस नंबर 2 के एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाए। तो ये वीक करने की प्रॉपर्टी के लिए जितना हर एक सब्सटेंस का एक कुछ ना कुछ स्पेसिफिक वैल्यू होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का अराउंड 80 इतना होता है। तो ये कुछ बेसिक बातें आपको याद रखना है रिगार्डिंग वाटर। वाटर की आप केमिकल प्रॉपर्टी, जो कि जिसकी कोई जरूरत वैसे है नहीं, बट वाटर की अगर आप केमिकल प्रॉपर्टी की बात करो, और वाटर को अगर हमको ब्रेक करना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट करना है वाटर से, तो आप ये कह सकते हो कि वाटर को अराउंड 1500 केल्विन, यानी इतना टेम्परेचर अब जब दे दिया जाएगा तो वाटर अपने आप को ब्रेक कर लेगा, अपनी स्टेबिलिटी खो देगा और H2 और O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक वाटर का अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस भी कराओगे तो भी ये जो है कन्वर्ट हो जाता है H2 और O2 में। वाटर जो है खुद में एक एम्फोटेरिक नेचर का होता है, यानी ये एसिड और बेस दोनों से। Who is this? In the recorded class, in the recording of class, someone is sending me something. I don't know who was this. Okay. सुनो ध्यान से। बात करें अगर हम लोग इसके एम्फोटेरिक नेचर की, एम्फोटेरिक नेचर, तो वाटर जो है H2O जो है ये रिएक्ट करता है एसिड से एज वेल एज बेस से। वाटर को अगर आप किसी बेस से रिएक्ट करा दो तो ये एसिड से भी रिएक्ट करता है और बेस से भी रिएक्ट करता है, जैसे अमोनिया इज अ बेस, और अगर आप इसको वाटर से रिएक्ट कराओगे तो ये हमको NH4OH ये बना करके दे देगा। अगर आप इसको H2S से रिएक्ट कराओगे तो ये जो है ये कन्वर्ट करके दे देगा इसको H3O प्लस आयन, यानी हाइड्रोनियम आयन, साथ में HS नेगेटिव में, ये इसमें कन्वर्ट कर देगा। इट मींस वाटर हैव अ एम्फोटेरिक नेचर। जब भी मैं ये वर्ड यूज करूं कि एम्फोटेरिक नेचर, आप समझ जाना कि एम्फोटेरिक नेचर मींस वाटर को जो है हम लोग
एम्फोटेरिक मींस एसिड और बेस जो दोनों से रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना सकते हैं, उनको हम लोग एम्फोटेरिक कहेंगे। वाटर की कुछ रेडॉक्स रिएक्शन होती हैं जिसकी कोई नीड नहीं है, इसकी कुछ हाइड्रोलिटिक रिएक्शन होती हैं जिसमें ये जो है वो एसिड और बेस में कन्वर्ट हो सकता है, मतलब ये एसिड भी बना सकता है, ये बेस भी बना सकता है। तो वाटर की कुछ ऐसी रिएक्शंस हैं। अब वाटर काफी पढ़ लिया, वाटर के आगे हम लोग आते हैं, दैट इज हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। तो फर्स्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, और यहाँ पर अब हम लोग केमिकल बेसिकली प्रॉपर्टीज नहीं पढ़नी? नहीं, केमिकल प्रॉपर्टीज हमको कुछ स्टडी नहीं करना है, बस इतनी ही सफिशिएंट है। आप चाहो तो वाटर की कुछ रिएक्शन जैसे सोडियम मेटल से, कार्बन मोनोऑक्साइड से, फ्लोरीन से, ये सब हम लोग कर सकते हैं। फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, इससे नाइट्राइड से, बहुत सारी रिएक्शन है, बट हमें अभी यहाँ पे कोई ऐसी खास रिएक्शन की नीड नहीं है। कई सारे सब्सटेंस जो है वो हाइड्रेटेड फॉर्म बनाते हैं। तो ये बेसिक बातें हम ऑलरेडी जानते हैं कि जैसे ब्लू विट्रियोल की बात करें तो कॉपर सल्फेट जो है वो अपने साथ कुछ अमाउंट ऑफ वाटर कंटेन करके रखता है, या हम लोग बात करें ग्लोबल सॉल्ट में जिसमें मैंने बताया था Na2SO4.10H2O, तो ये कुछ ऐसे सब्सटेंस है जो हाइड्रेटेड फॉर्म बना लेते हैं वाटर के साथ, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने साथ जकड़ लेते हैं, कंप्लीट वाटर मॉलिक्यूल्स को। इवन ये कोऑर्डिनेशन में भी, ये हम लोग आगे सीखेंगे इन क्लास 12th के, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी फॉर्म कर लेते हैं वाटर। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो हमको ऑलरेडी पता है, तो हम लोग और आने वाले टाइम में इनकी कुछ रिएक्शंस हमें आगे भी देखने को मिलेंगे, इसलिए हम लोग कोई रिएक्शन इसलिए नहीं लिख रहे हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हार्डनेस। तो हार्डनेस क्या है पहले ये समझ लेते हैं। देखो ये जो वर्ड हमने यूज किया, दैट इज हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर, ये बेसिकली हमने घरों में सुना होगा कि ये पानी बहुत हार्ड है, जो कि जब कपड़े धो रहे हैं या हम नहा रहे हैं या हाथ धो रहे हैं, तो जो सोप है उसके साथ तो कुछ लेदर ही फॉर्म नहीं कर रहा है, तो उसको बोलते हैं हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर ऐसे वाटर होते हैं जो सोप के साथ लेदर फॉर्म कर लेते हैं, सोप के साथ, या जो बॉडी वॉश आ रहे हैं या हैंड वॉश आ रहे हैं उनके साथ ये कुछ लेदर फॉर्म कर लें। तो ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लेदर विद अ सोप और अ बॉडी वॉश और अ लिक्विड, तो उनके साथ अगर ये लेदर फॉर्म कर ले रहे हैं तो उस बेसिस पे हम लोग बोल रहे हैं हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो हार्ड, और कर ले रहे हैं तो सॉफ्ट। ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। तो सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर में क्या मेन डिफरेंस है? सर लेदर मतलब फॉर्म, हाँ बेटा फॉर्म, लेदर मीन्स फॉर्म। तो व्हाट इज द व्हाई दे आर डिफर सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर? क्या ऐसा कॉज आ गया जिस वजह से कुछ लेदर फॉर्म कर पा रहे हैं, कुछ लेदर फॉर्म नहीं कर पा रहे हैं? नॉर्मली ये पाया गया कि जब पानी अकेला होता है, पानी मतलब H2O, तो वो एम्फोटेरिक नेचर का है, उसके सामने एक सोप आया, बेस आया, रिएक्ट कर गया, प्रोडक्ट बना दिया। बट अगर उसके अंदर कुछ और सब्सटेंस आ जाए, इंप्योरिटीज आ जाए बेसिकली, तो इंप्योरिटीज अगर वाटर के अंदर आ जाए तो वो इंप्योरिटीज जो है वो लेदर यानी कि फॉर्म नहीं करने देगा। तो दिस इज द बेसिक कॉज ऑफ हार्डनेस। और कौन से ऐसे सब्सटेंस थे जिनकी वजह से हमको हार्डनेस देखने को मिली? तो वो है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। दो ऐसे सब्सटेंस थे जिसकी वजह से हमको हार्डनेस देखने को मिलती है। तो सबसे पहले तो मैं यहां पर ये बेसिक डेफिनेशन लिख दे रहा, सॉफ्ट वाटर की एंड हार्ड वाटर की। सॉफ्ट वाटर कौन से वाटर हैं? ऐसे वाटर, सॉफ्ट वाटर कौन से वाटर हैं? दोज या वाटर which gives leather with soap। और हार्ड वाटर के लिए हम लोग बोलेंगे, हार्ड वाटर के लिए कहेंगे कि वाटर
water which does not gives leather with soap. यहां पर what is the cause of hardness? तो हार्डनेस का जो कॉज है दैट इज कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस और द सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि द बेसिक कॉज ऑफ हार्डनेस इज हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू presence of कैल्शियम एंड, या मैं सॉल्ट वर्ड भी यूज कर सकता हूं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ salts of calcium and magnesium ions in the form of carbonate, in the form of carbonate, chloride and sulfates तो कार्बोनेट, क्लोराइड्स और सल्फेट के फॉर्म में, जैसे कार्बोनेट की मैं बात करूं, कार्बोनेट भी हो सकता है, बाइकार्बोनेट भी हो सकता है। तो जैसे मैं बात करूं CaHCO3 या MgHCO3 या CaCl2 या MgCl2 या CaSO4 MgSO4, तो ये इनकी वजह से हमको जो देखने को मिलते हैं, यहाँ पर बाइकार्बोनेट वर्ड यूज कर लेना, बाइकार्बोनेट। तो हार्डनेस जो है, अगर ये सारे सब्सटेंस वहां पे सॉल्युबल मतलब पड़े हुए हैं वाटर के साथ, तो वो लेदर फॉर्म नहीं करने देंगे, ये कॉज था। अब वो कैसे नहीं हो रहा है, तो वो हम लोग एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। देखो, समझो इस बात को कि क्यों ऐसा है। Why does hard water not give leather with soap? ऐसा क्यों, समझते हैं। आपको क्लास 10th में सोप का फॉर्मूला पढ़ाया गया होगा, आपको सिखाया गया होगा कि जहां पर एक कार्बन की लंबी सी चेन होती थी, सोडियम स्टेरेट, शायद अगर आपको याद हो। एक बार फिर से पहली बार स्लाइड दिखा दीजिए। ठीक है, यस सर। देखो, जहां पर एक लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन होती थी, जैसे 2R-COONA, ये हमको पता है। COONA, अगर आप इसको कैल्शियम आयन से रिएक्ट कराओ तो ये क्या फॉर्म कर लेते हैं, ये कुछ इस तरह का सब्सटेंस फॉर्म कर लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम स्टेरेट। यानी ये रिएक्ट ही कर गया, इससे सोप से ये रिएक्ट कर गया और इसने यहां से सोप का फॉर्मूला ही चेंज कर दिया। हमें पता है कि यहाँ पर जो ये कार्बन की जो क्वांटिटी होती है लगभग 15 और 17 के रेंज में ली जाती थी। अगर आपको याद हो कि C15H33 या C17H35, ये इसके साथ, जैसे R के प्लेस पर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं C17H35 COONA, और अगर मैं इसको रिएक्ट करा दूं किससे, कैल्शियम आयन से, तो ये कैल्शियम आयन से रिएक्ट ही कर गया और ये बना दिया इसने C17H35 COO, यहाँ पर ये होल ट्वाइस C है, ये इससे करेक्ट रिएक्ट कर गया और इसने सोडियम आयन को अलग ही कर दिया। मतलब इसने सोप को सोप के फॉर्म में रहने ही नहीं दिया। ये हमारे पास था सोडियम स्टेरेट और इसने सोडियम स्टेरेट को, यानी कि जो सॉल्युबल सोप था सोडियम स्टेरेट, इसको इसने
एक प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज कैल्शियम स्टेरेट। तो कैल्शियम स्टेरेट, तो इस वजह से क्या होता है कि जैसे कैल्शियम हो गया या मैग्नीशियम हो गया, ये सेम रिएक्शन कर लेते हैं। अगर इस वाटर के अंदर ऑलरेडी कैल्शियम या मैग्नीशियम का कोई सॉल्ट पड़ा हुआ है, यानी कैल्शियम आयन या मैग्नीशियम आयन पड़ा हुआ है, तो वो सोप से रिएक्ट कर लेगा और लेदर बनाने के प्लेस पर वो जो है एक प्रेसिपिटेट वहीं पर उसका एक सब्सटेंस बना देगा, दैट इज कैल्शियम स्टेरेट या मैग्नीशियम स्टेरेट। तो ये बना करके ये छोड़ देगा, जिसका व्हाइट प्रेसिपिटेट, हल्का फुल्का एक व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है। तो ये प्रेसिपिटेट कर देता है सोप को ही। दैट इज वाई सोप के मतलब सोप जो है वो हार्ड वाटर के साथ लेदर नहीं दे पाता। तो आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि क्यों हार्ड वाटर सोप के साथ लेदर नहीं दे पाते हैं। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस